3 या यूनिट 3 हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें फर्स्ट और सेकंड सब यूनिट्स हो गई थी। इस वीडियो में हम सेशन 3 और सेशन 4 डिस्कस करेंगे। सेशन 3 है अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ हॉस्पिटल पर्सन इन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ HAI, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस। तो बेसिकली इसमें जो यूनिट 3 है वो आपकी स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शंस के बारे में है। तो फर्स्ट और सेकंड सेशन में हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा, डिफरेंट टाइप के जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी। अब उसमें किस तरीके से जो हॉस्पिटल पर्सनल हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, नर्सिस हों, GDA हों या अदर जो भी पर्सनल हैं, वो किस तरीके से इन्फेक्शंस को रोक सकते हैं स्टेरिलाइजेशन कर कर या डिसइंफेक्शन कर कर, और किसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या रोल होता है, वो इसमें हम देखने वाले हैं। सबसे पहले देखिए HAI क्या होता है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, इसको नोसोकोमियल इन्फेक्शन भी कहते हैं, एक ही बात है, चाहे हम कहें हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या नोसोकोमियल इन्फेक्शन, बोथ आर सेम थिंग। जैसे इन्फेक्शन इसके नाम में ही आ रहा है, तो ये एक इस तरह का इन्फेक्शन होता है जो पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट होते वक्त तो नहीं होता है, लेकिन हॉस्पिटल में किसी तरीके की केयरलेसनेस की वजह से वो उस वायरस से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्टेड हो जाता है। तो डेफिनेशन की बात करें तो दिस टाइप ऑफ इन्फेक्शन एक्वायर्ड ड्यूरिंग हॉस्पिटल केयर विच इज़ नॉट प्रेजेंट और इंक्यूबेटिंग एट एडमिशन, जब उनका एडमिट हो रहे थे तब नहीं था उस तरह का इन्फेक्शन, उन्हें हॉस्पिटल केयर के दौरान उनको एक्वायर हुआ है, ये मिला है। इन्फेक्शन अकरिंग मोर देन, हॉस्पिटल में 48 घंटे या उससे ज़्यादा एडमिट होने के बाद जो इन्फेक्शन होता है एक्चुअली में वो इस कैटेगरी में आता है, जिसको हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या नोसोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। इसके कॉजेज इन्होंने बताए हुए हैं क्या क्या हो सकते हैं। HAI के या नोसोकोमियल इन्फेक्शन के इलनेस पेशेंट की हो सकती है, जितना ज़्यादा वो स्टे करेगा हॉस्पिटल में इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ती है, जितना उसका रिकवरी टाइम होगा, ठीक है। कॉस्ट एसोसिएटेड विद लॉन्गर स्टे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कॉजेज़ में आएंगे। अगर पूछा जाता है कि क्या कॉजेज़ हैं HAI के, तो आप लिखेंगे इलनेस टू द पेशेंट या लॉन्गर स्टे इन हॉस्पिटल, लॉन्गर रिकवरी टाइम। क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं, वैसे तो ये किसी भी पेशेंट को हो सकता है, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, उन पर खतरा ज़्यादा होता है। कौन है ऐसे? जो ज़्यादा यंग पीपल होते हैं, ख़ासतौर से बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, प्रीमेच्योर बेबीज़ होते हैं, या बहुत बीमार कोई चिल्ड्रन हैं, या कोई बुज़ुर्ग हैं, ओल्ड जो पीपल हैं, ये ज़्यादा वल्नरेबल हैं, इनके चांसेस और इनका रिस्क ज़्यादा होता है, ठीक है। या कोई डायबिटीज़ या डायबिटिक टाइप के जो लोग हैं, ये सभी इनका जो रिस्क है काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है जी। तो ये आप देखेंगे, ये रिस्क फैक्टर हमने देखा है। इसके अलावा भी कुछ और रिस्क फैक्टर्स हैं जो अभी ऊपर हमने वैसे तो देखे ही थे, जैसे कि लेंथ ऑफ स्टे। अगर जितनी ज़्यादा लेंथ ऑफ स्टे होगी उतना ज़्यादा रिस्क इंक्रीज हो जाएगा, किसका? HAI का, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस का। आपका अगर ऑपरेशन या सर्जरी हुई है तो अभी चांसेस ज़्यादा हैं, रिस्क ज़्यादा है। हैंड वॉश टेक्निक्स अगर इनएडुकेट हैं, सही से नहीं हॉस्पिटल स्टाफ ने हैंड वॉश टेक्निक्स अपनाई हैं तो हो सकता है। एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज़ अगर हो रहा है, हमने देखा है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कोरोना के दौरान जो पेशेंट्स बहुत लॉन्गर स्टे जिन्होंने हॉस्पिटल में किया, 1 महीने या उससे भी ज़्यादा वो एडमिट रहे, तो उन्हें ब्लैक फंगस, एक अलग ही इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो गया था, और वो भी बहुत डेंजरस था। तो वो एक्चुअली कहीं ना कहीं HAI की कैटेगरी में ही आता है, जो एंटीबायोटिक्स बहुत कोरोना के लिए यूज़ हुई या दूसरी मतलब उन्हें मेडिसिन दी गई, और जो लॉन्गर स्टे उनका रहा हॉस्पिटल में, उसकी वजह से उन्हें इस तरह के इन्फेक्शंस होने स्टार्ट हो गए थे। तो एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज़ भी एक इसमें फैक्टर हो सकता है। इक्विपमेंट्स, वाउंड्स, जो आपके घाव हैं, और कुछ हाई रिस्क एरिया होते हैं जैसे ICU हो गया या HDU, हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स, वेयर क्रिटिकली इल, बहुत बीमार पेशेंट्स ही वहाँ एडमिट किए जाते हैं, तो ये रिस्क एरिया भी ज़्यादा ही होते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर मिलने नहीं दिया जाता है, या बहुत लिमिटेड ही अलाउ किया जाता है, बहुत थोड़े टाइम के लिए, और एक ही पर्सन को, अगर आप ICU वगैरह में किसी को देखने जाते हैं। और वहाँ हमें ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ
वो हाई रिस्क एरिया है, वहाँ से किसी ना किसी का इन्फेक्शन या तो आपको पेशेंट तक हो सकता है या पेशेंट से आपको हो सकता है। तो अब ये हमने देखा किस तरीके से इन्फेक्शन होते हैं, क्या रिस्क फैक्टर हैं, कौन वल्नरेबल हैं, किन पर्सनस को ज़्यादा हो सकते हैं, इनको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, अब उसकी बात करते हैं। कंट्रोलिंग इन्फेक्शंस को कैसे कंट्रोल किया जाता है। स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन कैन बी कंट्रोल एंड रिड्यूस इन मेथड से किया जा सकता है। नंबर 1 पर है यहाँ स्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोसीजर्स एंड पॉलिसी होनी चाहिए हॉस्पिटल की, और उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करवाना जाना चाहिए। करेक्ट एंड फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग टेक्निक्स, हॉस्पिटल स्टाफ सही से सारी जो है हैंड वॉश करे फ्रीक्वेंटली और करेक्टली। देन कॉजियस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक, जो मेडिकेशन है उनका ओवर यूज़ ना हो। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनसे हम कंट्रोल कर सकते हैं इन्फेक्शंस को, ये स्टेप्स लेने चाहिए। अब हम डिफरेंट डिफरेंट रोल देखते हैं। सबसे पहले जो रोल है हॉस्पिटल मैनेजमेंट का क्या है इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने में। नंबर 1, एस्टेब्लिशिंग अ मल्टी डिसिप्लिनरी इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। तो एक इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी बनाई जानी चाहिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट की तरफ से, जिसका यही काम हो इन सारी चीज़ों को देखना। आइडेंटिफाइंग एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज फॉर अ प्रोग्राम टू मॉनिटर इन्फेक्शन एंड अप्लाई, और वो सारे रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करे, प्रोग्राम बनाए और देन उसको अप्लाई करे। एंश्योरिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ ऑल स्टाफ, तो सभी स्टाफ को ट्रेनिंग और एजुकेट करे अबाउट हैंड वॉश टेक्निक्स और जो दूसरे फैक्टर्स हैं जिनसे इन रिस्क को कम किया जा सकता है। ठीक है। डेलीगेटिंग टेक्निकल आस्पेक्ट्स ऑफ हॉस्पिटल हाइजीन, इसमें हम देखेंगे एक वर्ड बार बार ही आएगा, चाहे वो रोल ऑफ फिजिशियंस हो या नर्सिस हो, बस हाइजीन रखिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, साफ़ सफाई रखिए, उतना आप इन्फेक्शन से बचेंगे। ठीक है। तो नर्सिस को डेलीगेट करिए, हाउसकीपिंग को डेलीगेट करिए। ठीक है। मेंटेनेंस और जो क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी लैब है, तो इन सब में डेलीगेट टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ हॉस्पिटल हाइजीन। फिर पीरियडिकली रिव्यूइंग द स्टेटस ऑफ, रिव्यू करते रहिए पीरियडिकली, जो भी टाइम पीरियड है। इफेक्टिवनेस देखिए, जो भी आप चीज़ों को फॉलो करा रहे हैं वो कितना इफेक्टिव है। तो ये सारे रोल जो हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट के। उसके बाद जो डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं, उनका क्या रोल होना है उसमें, उसको देखते हैं। नंबर 1, बाय प्रोवाइडिंग डायरेक्ट पेशेंट केयर यूजिंग प्रैक्टिसेस विच मिनिमाइज, तो डायरेक्ट पेशेंट केयर उन्हें प्रोवाइड की जाए, बीच में कम से कम लोग उनको मिलें, देखें, तो जिससे रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो सके इन्फेक्शन का। बाय फॉलोइंग एप्रोप्रिएट, जो भी एप्रोप्रिएट हाइजीन प्रैक्टिस हैं, हैंड वॉशिंग, आइसोलेशन मतलब अलग करना, उनसे भी फिजिशियंस बचा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं इन्फेक्शन जो पेशेंट्स को होते हैं। बाय सपोर्टिंग द, और जो इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी जो अभी ऊपर हमने देखी है उसको सपोर्ट किया जाए, उसको एडवाइस किया जाए। सपोर्टिंग द इन्फेक्शन कंट्रोल टीम एंड कमेटी ऑल्सो, तो ये है रोल ऑफ फिजिशियंस। लगभग आप यहाँ देख सकते हैं इसी तरीके के रोल हैं। रोल ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट में भी हम देखेंगे, तो इस जो स्पेसिमेन हैं वो कलेक्ट करें, उनको उनकी जांच करें, ठीक है, पीरियडिकली। और हैंडलिंग, जो पेशेंट एंड स्टाफ स्पेसिमेन हैं उनके नमूने लेना, स्पेसिमेन का मतलब है जिससे पता लगे कि कहीं पर किस तरह का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। देन डेवलपिंग गाइडलाइंस डेवलप करना, एंश्योरिंग लैब प्रैक्टिसेस टू मीट एप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड्स, तो ये है माइक्रोबायोलॉजिस्ट के जो स्टेप उन्हें लेने चाहिए। फिर है रोल ऑफ नर्सिस एंड जीडीए, तो आपको बहुत सारे दिए हुए हैं लेकिन 2-2, 3-3 आप याद कर लेंगे, इनफ होगा, बहुत ज़्यादा इसमें से पूछा भी नहीं जाएगा। तो नर्सिस के देखते हैं, प्रमोटिंग द डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ नर्सिंग टेक्निक्स एंड ऑनगोइंग रिव्यू ऑफ असेप्टिक नर्सिस, तो जो भी पॉलिसी हैं, प्रोग्राम्स हैं और हाइजीन हैं, बस उनको सही तरीके से रखना है। स्ट्रिक्टली फॉलो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस, जो भी यूनिवर्सल प्रिकॉशंस होती हैं उन सबको रखिए। यही रोल है जीडीए का और नर्सिस का। ठीक है। उसके बाद द नर्सिस एंड जीडीए इज ए मेंबर ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल टीम, जो होती है उसके भी ये मेंबर होते हैं और रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉलोइंग्स के लिए, मतलब आइडेंटिफाई करना इन्फेक्शंस को, फिर जो पर्सनल हैं उनको। थर्ड है सर्विलांस ऑफ हॉस्पिटल इन्फेक्शंस का सर्विलांस, ये सारी चीज़ों के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं कौन, नर्सिस, जीडीए, क्योंकि वो इन्फेक्शन कंट्रोल टीम के मेंबर होते हैं। नेक्स्ट, द नर्स एंड जीडीए इज ए मेंबर ऑफ इन्फेक्शन एंड रेस्पॉन्सिबल, इनके लिए भी वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। वही अगेन आइडेंटिफाई करना, पार्टिसिपेट करना ट्रेनिंग पर्सनल्स के लिए। ठीक है। रोल ऑफ द सेंट्रल स्टेलाइजेशन सर्विसेज का क्या रोल होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है टू क्लीन, डिकंटामिनेट
टेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर यूज, स्टरलाइज एंड स्टोर सेप्टिकली और स्टेरिल। हॉस्पिटल के जो भी इक्विपमेंट होते हैं उनको क्लीन और डिकंटेमिनेट करना। फूड सर्विसेज का है हाइजीन का ध्यान रखते हुए फूड प्रोवाइड कराना, जो भी पॉलिसीज बनाई गई हैं फूड के लिए उन सबको फॉलो करना। लॉन्ड्री सर्विसेज, जो वहाँ पर बेड शीट्स और जो ड्रेपर्स और ये सारी चीज़ें होती हैं तो उसको मैनेज करना, फैब्रिक्स वगैरह। हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट भी क्लीनिंग में जो आता है वहाँ पर उसके बारे में भी दिया हुआ है। क्लासीफाई करना हॉस्पिटल के अलग अलग एरिया पर, उसके अकॉर्डिंग ही साफ सफाई करना। जैसे आईसीयू की अलग तरीके से होगी, जनरल वार्ड की अलग तरीके से होगी, ओपीडी सेक्शन की अलग तरीके से होगी। पेस्ट कंट्रोल करना, फ्लावर और जो प्लांट हैं पब्लिक एरिया है उसकी केयर करना, ये सब हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के अंदर आएगा। अगेन रोल फॉर सेंट्रल स्टरलाइजेशन सर्विस, ये ऊपर ही हम देख चुके हैं कि सारे हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स को क्लीन डिकंटेमिनेट करना। नेक्स्ट सेशन पे जाते हैं, सेशन 4 देखते हैं। ये है डिसइंफेक्टिंग वार्ड एंड इक्विपमेंट्स को। अभी जो ऊपर हमने पढ़ा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह होते हैं और वो कंटामिनेशन, इन्फेक्शन और डिके करते हैं, तो इसलिए बहुत नेसेसरी है उन्हें रिमूव करना और डिस्ट्रॉय करना। इसके लिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्लीनिंग से। क्लीनिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन से पहले। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, जैसे कि ये सब वो मशीन्स हैं, फ्लोर क्लीनिंग मशीन होगी, स्वीपिंग मशीन होगी झाड़ू वगैरह के लिए, ये सब। और इनके अलावा डेली क्लीनिंग जो होती ही है। फिर पीरियडिक क्लीनिंग हो गई, जिसमें वॉशिंग विंडोज़, वैक्सिंग फ्लोर्स, क्लीनिंग कारपेट्स को धोना, ये पीरियडिकली होता है, नॉट डेली। उसके बाद डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब है अगर कोई पेशेंट एक रूम से डिस्चार्ज हो गया है और अब उसे दूसरे पेशेंट्स के लिए उसे तैयार करना है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, उसे डिस्चार्ज क्लीनिंग कहते हैं। और फिर है नेक्स्ट एक्सटर्मिनेटिंग बग्स एंड पेस्ट्स। तो जो भी बग्स हैं, पेस्ट हैं, उनको बाहर निकालना, एक्सटर्मिनेट करना, इसके लिए हॉस्पिटल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होता ही है जो प्लान करता है इन चीज़ों के लिए। उसके बाद द वेरियस टाइप ऑफ वेस्ट जनरेटेड। हॉस्पिटल में अलग अलग तरीके का जो वेस्ट है वो जनरेट होता है और उसको अलग अलग रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे सॉलिड वेस्ट होता है, ठीक है, इसे म्यूनसिपल वेस्ट भी बोलते हैं या नॉन रेगुलेटेड मेडिकल वेस्ट भी इसको बोला जाता है। जनरल ट्रेश कह सकते हो आप इसको, जो भी कूड़ा कबाड़ा होता है, बट विद मोर प्लास्टिक एंड पैकेजिंग इसमें होती है। फिर होता है रेगुलेटेड मेडिकल वेस्ट। ठीक है, ये पोटेंशियली इन्फेक्शन मटेरियल होते हैं, मतलब अगर इन्हें आप छुएंगे, जैसे किसी का सिरिंज है, कोई ग्लूकोज की बोतल है, तो इनमें इन्फेक्शन होता है, इसलिए ये रेड बैग वेस्ट इन्हें बोलते हैं। रेड का मतलब डेंजर। और बायो हजार्डियस वेस्ट भी इसमें होता है। फार्मास्यूटिकल वेस्ट हो गया, अगेन ये भी हजार्डियस होता है, खतरनाक होता है, ठीक है, बट शुड रिसीव स्पेशल डिस्पोजल कंसिडरेशंस। उसके बाद यूनिवर्सल वेस्ट है, जैसे बल्ब हो गए, बैटरी हो गई, पेस्टिसाइड्स हो गए। और कुछ रिसाइकेबल्स होते हैं जैसे पेपर, कार्डबोर्ड, बेवरेजेस, खाने पीने के लिए जो होते हैं। तो ये अलग अलग तरीके के वेस्ट हैं जो जनरेट होते हैं। अब आते हैं हम, जो हमारी यूनिट का नाम है स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए, स्टरलाइजेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस बाय विच एन आर्टिकल, जिससे किसी आर्टिकल, सरफेस या कोई जो मीडियम है उसको फ्री किया जाता है ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो वेजिटेटिव टाइप के हों, स्पोर स्टेट के हों, कैसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हों, उनको पूरी तरीके से उस आर्टिकल से, सरफेस से हटा देना, फ्री कर देना ही स्टरलाइजेशन कहलाता है। अब जिन चीज़ों पर स्टरलाइजेशन काम नहीं होता है वहाँ पर डिसइंफेक्शन की हमें ज़रूरत होती है। एक्चुअली में डिसइंफेक्शन का मतलब भी जो है रिमूवल ही होता है पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म का या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो जहाँ पर स्टरलाइजेशन नहीं की जा सकती, जैसे जो बेड पेन्स हैं, वॉश बेसिन्स हैं, तो वहाँ पर स्टरलाइजेशन नहीं कर सकते। फर्नीचर हैं या ईटिंग यूटेंसिल्स हैं, तो वहाँ पर डिसइंफेक्शन काम करता है, तो रिमूव कर देते हैं। कोई भी जो इन्फेक्शन फैलाने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देना, रिमूव कर देना, इसी को डिसइंफेक्शन कहते हैं। अब अलग अलग इनके प्रोसेस हैं, देखते हैं। सबसे पहले आता है एंटीसेप्सिस। एंटीसेप्सिस में क्या होता है, इज यूज टू इंडिकेट प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन को रोकना बाय इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। किसी भी जख्म, वाउंड में या टिश्यू में, उसको एंटीसेप्सिस कहते हैं। कहीं लग गया है आपको तो उस पर डिटॉल वगैरह जो यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आता है डीकंटामिनेशन, रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रेंडरिंग एन आर्टिकल एरिया फ्री ऑफ डेंजर।
कोई कंटामिनेट करने वाली चीज़ वहाँ पर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको हटा देना वहाँ पर, चाहे वो माइक्रोबियल हो या किसी भी तरह के और हों, इसको डिकंटामिनेशन बोला जाता है। ऐसे ध्यान से समझिए। डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स, ये जो सैम्पल पेपर है उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो दो डिफरेंसेस यहाँ दिए हुए हैं। एंटीसेप्टिक्स हैं, उन्हें स्किन पे यूज़ किया जा सकता है, इनको स्किन पे यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। ये इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे वॉश बेसिन हो गया या बेड पेन्स हो गए या खाने के कंटेनर हो गए, फूड कंटेनर्स, उन पर डिसइंफेक्टेंट्स को हम यूज़ करते हैं। जबकि एंटीसेप्टिक्स जो हैं वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट पर यूज़ नहीं होते हैं, ये यूज़ होते हैं, ठीक है। ये स्किन पर यूज़ होते हैं एंटीसेप्टिक, ये स्किन पर यूज़ नहीं होते हैं। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स। उसके बाद आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन आइडियल डिसइंफेक्शन। जो आइडियल डिसइंफेक्शन इन्फेक्टेंट होता है, सॉरी, तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो देख लेते हैं। बहुत सारी दी हुई हैं। रेजिस्टेंस टू इनएक्टिवेशन, ब्रॉडली एक्टिव इन किलिंग पैथोजेंस, नॉन पॉइजनियस होना चाहिए, और पेनिट्रेटिंग टू पैथोजेंस, स्टेबल होना चाहिए। आप कोई भी 3-4 इसमें से याद रख सकते हैं। द वेरियस एजेंट यूज्ड इन स्टेलाइजेशन, अलग अलग तरीके के एजेंट्स में यूज़ किए जाते हैं, जैसे सनलाइट हो गया, ड्राइंग हो गया, ड्राई हीट हो गया, जो फ्लेमिंग होती है, हॉट एयर होती है, ठीक है। केमिकल्स भी यूज़ किए जाते हैं, कुछ एल्कोहल हो गए, एल्डिहाइड्स हो गए, ये सब जो स्टेलाइजेशन या फिर जो डिसइंफेक्शन है उस प्रोसेस में यूज़ किए जाते हैं। फिनॉल, हेलोजेंस, नीचे इन्हें थोड़ा सा और जो है डिटेल में दिया हुआ है। इफेक्टिवनेस देखते हैं कि कोई भी जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट ये हैं, इनकी इफेक्टिवनेस किन चीज़ों पर, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो 6 ऐसे फैक्टर हैं, जैसे कि जिस पे आप लगा रहे हो वो पॉपुलेशन साइज कितना है, मतलब वहाँ पर जो बैक्टीरिया है या कोई भी माइक्रोबियल जो वहाँ पर माइक्रोब्स हैं वो पॉपुलेशन में ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा आपको स्टेलाइजेशन या डिसइंफेक्शन करना पड़ जाएगा वहाँ पर। फिर उनकी कंपोजिशन कैसी है, ठीक है, किस तरीके के हैं वो, बहुत स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया है या वीक बैक्टीरिया है उसकी पॉपुलेशन में। कंसंट्रेशन किस तरीके की होनी चाहिए, हालांकि जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी केमिकल्स की उतना अच्छा रहता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। जैसे इन्होंने बताया है कि 70% इथेनॉल ज़्यादा इफेक्टिव होता है, जबकि 95 इथेनॉल उसकी अगर बढ़ा दी जाए तो उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। हालांकि द मोर कंसनट्रेटेड अ केमिकल एजेंट और इंटेंस फिजिकल एजेंट, द मोर रैपिडली, तो जितना ज़्यादा वो कंसनट्रेटेड होगा उतना रैपिडली वो डिस्ट्रॉय करेगा किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बट नॉट ऑलवेज, जैसा इन्होंने कहा है और नीचे के एग्जाम्पल भी दिया। एक्सपोजर टाइम, जितने ज़्यादा एक्सपोज रखोगे आप, मतलब सरफेस पे उसे लगाओगे आप डिसइंफेक्टेंट्स को, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, उतने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म को किल करेगा। टेम्परेचर जितना बढ़ेगा उतना बेनिफिशियल है, उसकी ग्रोथ को रोकेगा, उसकी एक्टिविटी को रोकेगा और इफेक्टिवनेस को बढ़ा देगा। लोकल एनवायरनमेंट भी जैसे पहले क्लीनिंग करनी चाहिए डिसइंफेक्शन से पहले, तो ये लोकल एनवायरनमेंट के बारे में बताया हुआ है। एंटी माइक्रोबियल मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिसइंफेक्टेंट के क्या मोड हैं ये बताया। सबसे पहले डीनेचुराइजेशन, जो बैक्टीरिया है उनका नेचुराइजेशन ख़त्म करना, फिर डैमेज बैक्टीरियल मेम्बर को, और उसके बाद इंटरफेरेंस ऑफ बैक्टीरियल एंजाइम। अब कॉमन मेथड्स हॉस्पिटल में जो यूज़ होते हैं उसके बारे में इन्होंने यहाँ बताया हुआ है। कॉमन मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्शन इन हॉस्पिटल, सोप्स और डिटर्जेंट यूज़ होते हैं। हेलोजेंस में आते हैं आयोडीन या क्लोराइड, ठीक है जी। फिर फिनॉल्स डिसइंफेक्टेंट्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया, पे काफ़ी इफेक्टिव होते हैं ये। फिर आगे इन्हें थोड़ा और डिटेल में बता दिया है, फॉर्मेलिन, ग्लूटेरिक डीएल्डिहाइड, ठीक है। ऑक्सीडेंट, एल्कोहल्स भी यूज़ होते हैं, ठीक है। 2 टाइप के ये बताए हैं यहाँ पर, वाटर सॉल्युबल केमिकल्स, इथाइल एल्कोहल या आइसोप्रोपाइल एल्कोहल हो गए। आयोडीन, आयोडोफोर, ये सब डिसइंफेक्टेंट्स के रूप में यूज़ होते हैं। नीचे हाइपोक्लोराइड्स हैं, ये भी एंटोमाइक्रोबियल एक्टिविटी में ही काम आता है। दे आर अनअफेक्टेड बाई वाटर हार्डनेस, तो वाटर हार्डनेस अनअफेक्टेड रहते हैं उससे, ये इनएक्सपेंसिव होते हैं और बहुत तेज़ी से काम करते हैं। फिर फॉर्मेल्डिहाइड हैं, फॉर्मेलिन, वाटर बेस्ड सॉल्यूशन कॉल्ड फॉर्मेलिन, जिसमें 37% फॉर्मेल्डिहाइड ही होता है। ये भी बहुत इफेक्टिव होता है माइक्रोब्स पर। हाईली डिफ्यूसिव होता है, मतलब फैलता बहुत है गैस की तरह। ग्लूटर एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड हैं जो जर्मिसाइड स्पेक्ट्रम, मतलब बहुत जर्म्स को मारते हैं काफ़ी पर।
और फिजिकल एजेंट्स हैं जैसे ड्राई हीट हो गया, स्टीम हो गया, ये भी काम करती हैं कुछ हद तक। क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड्स होते हैं कुछ, फिनोलिक्स, आयोडोफोर, जो ऊपर अभी हमने देखे। तो इसी तरीके से ये सारे के सारे चीज़ें स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन से जुड़ी हुई थी। तो यहाँ पर ये यूनिट 3 आपकी कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू।